Hello dear students, this video is for the major test as you know, which is going to be held tomorrow. Let's begin without wasting our time. All the MCQs. अभी ऑब्वियसली मैं आंसर तो नहीं ऑप्शन में टिक नहीं करूंगा एंड फाइनल आंसर भी नहीं बताऊंगा, ये तो आपको समझ ही जाएगा, जो बच्चा वीडियो देख लेगा उसको पूरा समझ जाएगा। नाउ सी, यहाँ पे ऐसा दिया है कि द वेलोसिटीज ऑफ द साउंड एट द सेम टेम्परेचर इनटू मोनोएटॉमिक गैसेस ऑफ डेंसिटीज ρ1 एंड ρ2 आर v1 एंड v2। इफ ρ1 by ρ2 is this much, then find out v1 by v2। सबसे पहला लॉजिक यहाँ पे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक टर्म वेलोसिटी दिया है और दूसरा टर्म क्या दिया है, तो दूसरा टर्म डेंसिटी दिया है। ρ1 एंड ρ2 आर द डेंसिटी। इन अदर वर्ड्स आपको वेलोसिटी डेंसिटी डेंसिटी के टर्म्स में चाहिए। नाउ व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ साउंड इक्वल्स टू v इक्वल्स टू रूट गामा p बाय रो। फार्मूला मालूम सबको? बराबर ना? यहाँ पे आपको बोला है बाकी सब कुछ सेम है। मोनोएटॉमिक गैसेस मतलब मोलर मास भी सेम, और हमको पता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर इज सेम। और यहाँ पे आपको दिया भी है ना रे कि सेम टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का हेडेक भी दूर हो गया। मोनोएटॉमिक गैसेस है तो मोलर मास भी सेम है, तो बाकी सब हट गया। गामा भी सेम होता है, प्रेशर भी सेम होता है, तो क्या बचा? वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी, ये बचा है। दैट्स इट। तो आप सीधा सीधा रेशियो ले लो। आपको क्या चाहिए? v1/v2 चाहिए ना, तो डायरेक्ट लिखो सर v1/v2। ठीक है, v1/v2 will be is equals to, वेरी सिंपल, सिंस वेलोसिटी और डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो v1 नीचे है तो ρ1 कहाँ पे आएगा? ρ1 नीचे आएगा, सॉरी v1 ऊपर है, v1 ऊपर है तो ρ1 किधर आएगा? नीचे। अरे यार उल्टा रिलेशन है ना, ये इनवर्सली है। तो वैसे ही v2 नीचे है तो ρ1 ρ2 किधर? ρ2 ऊपर। बहुत सिंपल, देखो कलर देखो, पिंक ऊपर, ये पिंक नीचे, येलो नीचे, येलो ऊपर। वेरी सिंपल। v1 अगर ऊपर है तो उसका डेंसिटी ρ1 नीचे, v2 नीचे तो उसका डेंसिटी ρ2 ऊपर है। बट ये सर इनवर्सली तो है, बट इनवर्सली भी है और रूट भी है ना, तो रूट भी दे दो। जेपा, आपके पास ρ2 भी पता है, ρ1 भी पता है, आपको ρ1 बाय ρ2 का वैल्यू दिया, आप लोग ρ2 बाय ρ1 भी ले सकते हैं। समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the work done by the force when a body moves by 4 meter along the line making an angle of 60 degree with the line of action? सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, आपको वर्क डन का फॉर्मूला लगाना है। वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है? वर्क स्केलर है, फोर्स वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अरे सर दो वेक्टर को मैं कैसे मल्टीप्लाई करूं आंसर स्केलर मिलने के लिए? सोचो, दो वेक्टर को मैं कैसे मल्टीप्लाई करूं आंसर स्केलर मिलने के लिए? हाँ, डॉट प्रोडक्ट एफ एस कॉस थीटा। तो वर्क इज हाउ मच? वर्क, व्हाट इज द वर्क आपको पूछा है और वही नहीं पता। ठीक है, वर्क नहीं पता, फोर्स तो पता है। फोर्स कितना? 10 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना? 4 मीटर इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। कॉस 60 कितना होता है? 1/2। कॉस 60 ना बोल के 1/2 बोल सकता हूँ। इसका आंसर देखो तो क्या आता है, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप विद अ वेलोसिटी इक्वल टू 3/4 ऑफ द एस्केप वेलोसिटी। अति सुंदर सवाल, अति 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 सुंदर सवाल। और बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टी हो सकती है। मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। दो तरीके सॉल्व करने के, एक लेंदी मेथड है, एक शॉर्टकट मेथड है। ऑब्वियसली आपको शॉर्टकट मेथड में इंटरेस्ट रहेगा क्योंकि सीईटी का सवाल है। शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करना, आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि सर सबसे पहले इसका जो एस्केप वेलोसिटी है वो फॉर्मूला पता है। क्या है फॉर्मूला एस्केप वेलोसिटी का? √2gm/r, ये एस्केप वेलोसिटी। और हमने इसको कितने से फेंका है? बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी इक्वल टू 3/4 ऑफ एस्केप। मतलब आपने जो वेलोसिटी डाला है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 3/4 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी। बराबर है। और आपको पूछा व्हाट इज द हाइट रीच। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप सोचो, अगर मैंने यहां से सैटेलाइट को एस्केप वेलोसिटी से छोड़ा होता तो इन्फिनिटी पे जाता, जाता ना इन्फिनिटी पे, बराबर। तो अगर मैं यहां से, अगर मैंने एस्केप जितना पे स्पीड पे छोड़ा होता तो वो इनफाइनाइट पे चला जाता। बट सिंस मेरा जो वेलोसिटी वो 3/4 है, मतलब आप डायरेक्टली बोल सकते हो द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, बराबर, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज लेस देन एस्केप।
तो अगर वो स्केप से कम है तो पक्का है वो वापस से धरती पे गिरेगा। दैट मीन्स मैंने उसको जो स्पीड से फेंका है वो स्पीड ये एस्केप वेलोसिटी से कम है, तो एक मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, वापस से नीचे गिर जाएगा। तो वो मैक्सिमम हाइट पे क्या हो रहा है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो सर उतना हाइट पे अगर हो गया है तो पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गया। दैट मीन्स आप सोचो हाउ मच एनर्जी वाज रिक्वायर्ड टू एस्केप, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एस्केप। अगर वो हिसाब से आप देखोगे तो आपको लॉजिक मालूम होना चाहिए कि सर अगर मैंने इसको एस्केप वेलोसिटी से फेंका होता तो वो पूरा एस्केप हो जाता, लेकिन सिंस मैंने एस्केप वेलोसिटी से कम स्पीड पे भेजा तो थोड़ा बहुत एनर्जी शॉर्ट पड़ रहा है, बराबर ना। और यही जो कमी है एनर्जी की, यही आपके पोटेंशियल एनर्जी में वो चेंज हो गया। सो आई कैन से पहले कि आपको जो एनर्जी चाहिए था, बराबर, द एनर्जी आपको जो चाहिए था, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप इज हाउ मच। अगर आप लोग बोलोगे सर एनर्जी रिक्वायर्ड इज हाउ मच, तो वो तो काइनेटिक एनर्जी था, जो अगर आप चाहते थे कि इसको एस्केप करवाना है तो काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा। वो कितना आएगा, हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर। मतलब इतना अगर एनर्जी रहता तो वो एस्केप हो जाता फिक्स है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या इतना एनर्जी है इसके पास, नहीं सर इतना एनर्जी नहीं, इसे थोड़ा सा कम है। तो ठीक है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ द एनर्जी इट वाज गिवन, दिया कितना था, देखो एस्केप करने के लिए इतना एनर्जी की जरूरत थी, बट दिया इसको कितना है, दिया कितना है काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम इंटू बी स्क्वायर। बट वी कितना दिया है, वी दिया है 3/4 ऑफ वीई, 3 दिया है 3/4 ऑफ वीई, समझा। तो अगर आप इसके ब्रैकेट को खोलोगे सो दिस विल बी हाफ एम इंटू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9/16 वीई स्क्वायर, समझा। तो ये एनर्जी उसको दिया है, अनफॉर्चुनेटली ये एनर्जी से एस्केप नहीं हुआ। ये एनर्जी अगर दिया होता तो एस्केप हो जाता। यहां तक समझ में आया सबको, एकदम अच्छे से क्लियर है, बराबर ना। नाउ आई कैन डायरेक्टली से कि सर अगर इतना एनर्जी दिया होता तो एस्केप हो जाता, अनफॉर्चुनेटली इतना एनर्जी दिया तो एस्केप नहीं हो रहा है। देयरफॉर व्हाट इज द डिफरेंस इन एनर्जी, व्हाट इज द डिफरेंस इन एनर्जी, इन दोनों के एनर्जी का डिफरेंस कितना है। तो देखो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस माइनस हाफ एम 9/16 वी स्क्वायर। तो अगर इनको सॉल्व करोगे तो इसको कॉमन निकालो, हाफ एम को, हाफ एम वी स्क्वायर को कॉमन निकालो, अंदर क्या दिखेगा, अंदर दिखेगा यहाँ पे सब कॉमन निकल गया, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, इधर से सब निकल गया तो 1, इधर पे बचेगा 9/16, बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई 16 माइनस 9, 7/16। यहाँ तक सबको समझ में आ रहेगा आई होप, 7/16 आया, ओके ग्रेट। ये आपका रिमेनिंग एनर्जी है, ये रिमेनिंग एनर्जी, ये रिमेनिंग एनर्जी अगर आप नोटिस करोगे तो कहाँ गया, यही तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में गया है, यही एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में गया है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच, ये वो एनर्जी रहता है। एंड ये एनर्जी इज इक्वल टू हाउ मच, इनके बीच का जो गैप है, माइनस इग्नोर भी कर दिया तो भी क्या आएगा, हाफ एम वी का स्क्वायर इंटू 7/16। अब मास मास उड़ा दो, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है ना, √2gm, यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे डाल दो। तो इट विल बी हाफ इंटू वी का स्क्वायर कर दो, रूट हट जाएगा तो क्या आएगा 2gm/r इंटू 7/16, और यहाँ पे क्या आएगा gm/r प्लस h, gm gm कट, 2 और 2 कट, कितना है 1/r प्लस h इज इक्वल्स टू 7/16r। रेसिप्रोकल ले लो, दोनों साइड पे रेसिप्रोकल ले लो, इसको ऊपर 1 को नीचे, इसको ऊपर 1 को नीचे, अपना 7 को नीचे, तो इट इज 16r/7। आपको क्या ढूंढना है, आपको h ढूंढना है, तो h इज इक्वल्स टू 16r/7 माइनस r, डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 16r माइनस 7r होल बाय 7, 16 माइनस 7 9r, 9r/7। दे पाए सबको, ये आपका आंसर है। अब आप बोलोगे सर ये आंसर शॉर्टकट कैसे है, तो लेंदी आंसर, बिल्कुल नहीं, ये लेंदी नहीं है, शॉर्टकट है। कैसे शॉर्टकट है, मैंने अभी एक्सप्लेन करने के लिए इतना स्पेस खाया है। आपको अगर डायरेक्टली सॉल्व करना है तो आप डायरेक्टली ये बात बोल सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रिक।
ट्रिक ऐसा है कि बॉस, अगर एस्केप जितना मैंने उसको दिया था तो बॉडी फ्री हो जाता। अगर फ्री होता तो आपको पता है कि फ्री बॉडी का पोटेंशियल जी कितना होता है? फ्री बॉडी का पोटेंशियल जो होता है 0। दैट मीन्स बाकी कोई भी बॉडी का पोटेंशियल जो अगर आप देखोगे कोई भी बॉडी का पोटेंशियल जो एक निगेटिव के टर्म्स में रहता है, मतलब कि कोई ना कोई वैल्यू रहता है। तो बहुत आसान सा सिंपल सा लॉजिक है, ऐसे सॉल्व करना है। द टोटल एनर्जी एट द स्टार्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर मैं सैटेलाइट को यहाँ से फेंकू स्टार्ट में यहाँ पे और एंड में टॉप हाइट पे गया, एंड में उसके आगे नहीं जा रहा है, उसके आगे और वापस से धरती पे गिर जाएगा बिकॉज इसको एस्केप से कम स्पीड है ना। सो टोटल एनर्जी एट द स्टार्ट मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट द एंड। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट द स्टार्ट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट द एंड का क्या आएगा? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी एट द स्टार्ट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द स्टार्ट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट द एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द एंड। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो क्या दिख रहा है? काइनेटिक एनर्जी एट द स्टार्ट माइनस द काइनेटिक एनर्जी एट द एंड will be equals to potential energy at the end minus potential energy at the start। और हम लोग क्या करते हैं मैथमेटिक्स को आसान बनाने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी एट द स्टार्ट को अपन 0 ले लेते रेफरेंस के लिए, पोटेंशियल एनर्जी एट द स्टार्ट को 0 ले लेते। अब क्या इक्वेशन बचा देखो, कितना आसान हो गया। काइनेटिक एनर्जी एट द स्टार्ट मतलब जितना आप उसको फेंक रहे थे, वो लॉजिक आप लोग लिख सकते हो अगर आप चाहते थे कि एस्केप हो या जो भी हो। तो बहुत सिंपल है, हाफ एम वी स्क्वायर इधर दे दो, माइनस इधर पे क्या करो, हाफ एम द रियल काइनेटिक एनर्जी जो आपने एक्सपेक्ट किया था वो कितना है? 3/4 v स्क्वायर। ऐसा भी कर सकते हो, और पोटेंशियल का फॉर्मूला Gmm/r+h, डायरेक्टली ये यूज कर सकते हो। बट अगर ये ट्रिक नहीं समझा रहेगा तो पुराना ट्रिक तो बहुत सिंपल है जो मैंने आपको बताया, वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, आपको पूरा समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर इज 12। ठीक है, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मेटल? ठीक है, सेम मेटल बट 3 टाइम्स द लेंथ एंड 2 टाइम्स द रेडियस। ठीक है भैया, कैसे सॉल्व करना है? तो सर ये रेशियो टाइप का सवाल है, रेशियो टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं? अगर आपको चाहिए आंसर तो रेशियो टाइप का सोचो जरा। पहली बात, आप सोचो मटेरियल वर्ड यूज किया है, ध्यान देना, मटेरियल वर्ड यूज किया है। उसके बाद मटेरियल सेम बोला है, उसके बाद लेंथ वर्ड यूज किया है, लेंथ डिफरेंस, लेंथ कितना है सेकंड वायर का? द सेकंड वायर इज 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर। और रेडियस, रेडियस का कितना दिया है? रेडियस ऑफ द सेकंड वायर इज 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द फर्स्ट वायर। मेटल मतलब मटेरियल, लेंथ और रेडियस, रेडियस ना बोल के मैं एरिया भी हिंट दे सकता हूँ कि एरिया निकाल सकता हूँ। अब सोचो रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है तीनों से? मटेरियल, लेंथ और एरिया का क्या रिलेशन? तो अगर आपको याद होगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाय ए होता है, ये फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इज रो एल बाय ए। तो रो तो सेम है, रो तो कांस्टेंट है, ये कैसे पता चला सर? वो तो मटेरियल प्रॉपर्टी होता है, रेजिस्टिविटी मटेरियल प्रॉपर्टी होता है, वो हट गया। तो क्या बचा? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय एरिया। जंप नहीं करने का, बहुत इजी आंसर है। वायर का जो एरिया होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो कितना होता है? वो पायर स्क्वायर होता है। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। एरिया का फॉर्मूला इज पायर स्क्वायर। इधर पे तो पाई भी कांस्टेंट है, जैसे रो कांस्टेंट था तो नहीं लिखा, वैसे तो पाई भी कांस्टेंट है, वो भी नहीं लिखा। तो क्या बचा फाइनल रिलेशन? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। यहां तक झेपा है सबको? आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया। अगर इधर तक सबको समझ में आ गया है तो इसके आगे तो बालिश टॉपिक। कैसे करना है इसके आगे सॉल्व देखिए, आप एकदम आसानी से बोल सकते हो, रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड वायर अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वायर, ठीक है, विल बी इज इक्वल टू, ठंडे दिमाग से, रेजिस्टेंस और लेंथ डायरेक्टली, रेजिस्टेंस और रेडियस स्क्वायर इनवर्सली। इतना याद है ना? अब देखिए सर, रेजिस्टेंस और लेंथ डायरेक्टली है, मतलब अगर R2 ऊपर है तो L2 भी ऊपर आएगा, R1 नीचे है तो L1 भी नीचे आएगा, इसको डायरेक्टली बोलते हैं। और इनवर्सली का क्या आएगा सर? रेजिस्टेंस और रेडियस उल्टा रिलेशन, मतलब R2 अगर ऊपर है तो उसका रेडियस कहां पे आएगा? नीचे। R1 अगर नीचे है तो उसका रेडियस किधर आएगा? ऊपर। लेकिन सर ये रेडियस तो है बट स्क्वायर भी है, तो ठीक है ना भाई, स्क्वायर दे देना, क्या जाता है? अब क्या है? अब सिर्फ पुट करना है, R2 अपॉन R1। R1 कितना दिया ओरिजिनल रेडियस, अपना रेजिस्टेंस देखो, ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना दिया है?
12, ओरिजिनल रेजिस्टेंस 12 दिया है, तो नीचे लिखो 12, विल बी इज इक्वल्स टू ओरिजिनल लेंथ अगर L1 लिया तो नया लेंथ कितना है? अरे सर, नया लेंथ 3 गुना है, देखो ना, 3 टाइम्स द लेंथ एंड 2 टाइम्स द रेडियस, मतलब डायरेक्टली बोल सकते हो जो नया लेंथ है L2 वो कितना है? वो 3 गुना है L1 के। वैसे ही नया रेडियस कितना है यार? नया रेडियस 2 गुना है ओरिजिनल रेडियस के। तो इज्जत से L2 की जगह पे क्या लिखोगे? L2 की जगह पे क्या लिखोगे? L2 की जगह पे लिखोगे 3L1 अपॉन L1 इनटू R1 चेंज करो कि R2 चेंज करो? सर, R2 इजी है चेंज करना, क्योंकि R2 इज 2 टाइम्स R1। आप लोग R1 भी लिख सकते हो, तो R1 विल बी R2 का आधा। अगर 2 उधर भेजोगे तो R1 ऐसा आएगा, R1 विल बी R2 का आधा, बट वो नहीं पड़ता ना, तो उससे बेटर ये लिखो R2 इज इक्वल टू 2R1। तो R1 जो है इधर पे जो R1 दिख रहा है ऊपर, उसको हाथ मत लगाओ, नीचे के R2 को चेंज करो, नीचे R2 है। R2 इज हाउ मच? R2 इज 2 टाइम्स R1, तो R2 की जगह पे 2R1 लिखो। R1 R1 कट, L1 L1 कट, अब इज्जत से 3/1, 3, ये कट गया तो क्या बचा नीचे? 1/2 बचा, 1/2 का स्क्वायर कितना होता है? अब ये 3 एज इट इज, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है? 1/4, मतलब ये हो गया आपका 3/4। R2/12 इज इक्वल टू 3/4। 12 को उधर भेज दो, आपको आंसर आ जाएगा। समझा क्या? बहुत सिंपल झंडू सवाल। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ हॉटनेस कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। भैया कोई भी बॉडी हॉट है कि कोल्ड है, वो कैसे मालूम पड़ता है? वॉल्यूम से या टेम्परेचर से या हीट से या प्रेशर से, आपको पता है। Next, the angle of projection is 30 degree and the range of projection is r. What is the value of the other angle of the projection? अगर आप लोग ने प्रोजेक्टाइल मोशन अच्छे से पढ़ा है तो आपको इतना पता होना चाहिए, रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2θ/g। इज्जत से सुनो ध्यान से, ज्यादा टेंशन मत लो। आपको साइन 2θ का फॉर्मूला पता है क्या? डबल एंगल फॉर्मूला। क्या होता है डबल एंगल फॉर्मूला? अब देखो, u स्क्वायर को हाथ मत लगाओ, u स्क्वायर एज इट इज, जी एज इट इज। साइन टू थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दैट मीन्स अगर अगर आपका थीटा मान लो 10 डिग्री है, मान लो खाली थीटा अगर 10 डिग्री है, तो रेंज का क्या आएगा फॉर्मूला? रेंज विल बी 2u² इंटू साइन ऑफ 10 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 10 डिग्री अपॉन जी। तो आप बोलोगे सर इसमें यूनिक क्या है? यूनिक ये है, साइन ऑफ 10 डिग्री इंटू इंटू कॉस ऑफ 10 डिग्री को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, कॉस ऑफ 10 डिग्री को लिख सकता हूं कॉस 90 - 80। अरे भैया वही ना, 10 है ना, तो 10 को कैसे लिख सकता हूँ? 90 - 80। अब बताओ कॉस ऑफ 90 - थीटा क्या होता है? कॉस ऑफ 90 - थीटा क्या होता है? तो अगर आपको नहीं पता तो बताता हूँ। जब आप 90 डिग्री यूज करते हो ना, तो नाम जो यूज कर रहे हो साइन, वो बदल जाके कॉस होता है, नेम चेंज होता है। तो कॉस यूज करोगे तो साइन हो जाएगा, ये पहला रूल है। तो यहाँ पे क्या है? कॉस है, तो कॉस को बदल के क्या आ जाएगा? साइन आ जाएगा। और ये जो क्वाड्रेंट है 90 - थीटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे टर्म्स पॉजिटिव है, तो निगेटिव का टेंशन नहीं लेना। तो ये 2 एज इट इज, ये यू स्क्वायर एज इट इज, साइन 10 डिग्री को एज इट इज, साइन 10 एज इट इज, इनटू कॉस ऑफ 90 - 80 को क्या लिखूंगा? कॉस ऑफ 90 - 80 को लिखूंगा सर कॉस ऑफ 90 - थीटा, नेम चेंजेस, तो कॉस बिकम्स साइन 90 - थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे वैसे देखा जाए तो 80 ना, 90 - 80, तो कितना बचा? 80। इसको ऐसे बोलो कॉस ऑफ 90 - थीटा, थीटा इज 80, ये हिसाब से। तो फॉर्मूला दिख रहा है। अब मुझे बताओ अगर थीटा 80 डिग्री होता तो क्या आंसर आता? अगेन लेट्स चेक। आर इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला तो सबको पता है, देखो फॉर्मूला 2u² साइन ऑफ थीटा, यहाँ पे थीटा कितना है? 80 इंटू कॉस ऑफ 80। कॉस 80 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? कॉस 90 - 10। कॉस 80 को लिख सकता हूँ कॉस 90 - 10। और कॉस 90 - 10 क्या होता है? कॉस 90 - 10 होता है साइन 10। भैया मैथ्स का है, मालूम रहना चाहिए, साइन 10। तो अगर आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखते हो तो क्या लग रहा है? आंसर सेम आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है? लेट्स चेक। 2 दोनों में सेम है, हटा दो। u² दोनों में सेम है, हटा दो। साइन ऑफ 80 डिग्री दोनों में दिख रहा है, साइन 80, हाँ सर साइन 80 दिख रहा है। साइन ऑफ 10 डिग्री दिख रहा है दोनों में, हाँ सर साइन ऑफ 10 डिग्री भी दिख रहा है, जी भी दिख रहा है। ओ दैट मीन्स अगर एक एंगल 10 डिग्री था तो उस पर वही रेंज आएगा जो 80 डिग्री पे होगा, बिकॉज दे आर दी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो वही लॉजिक इधर पे लगाने का है, तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री पे क्या है आपको समझ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, द डायमेंशन ऑफ सी इन द गिवन इक्वेशन इज व्हाट? ओके,
इज्जत से बोलो कि बेटा यहाँ पे कितने टर्म दिख रहे हैं। एक दिख रहा है एस, दूसरा दिख रहा है ए, एक पूरा टर्म एक साथ आता है। देखो ना, एस इक्वल्स टू ए। कोई भी चीज इक्वल फिर कब होती है? केजी और केजी इक्वल हो सकता है ना, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ कि फिर केजी और मीटर सेम है। गलत, केजी और केजी इक्वल हो सकता है। दैट मीन्स ये जो एस का यूनिट है वही ए के यूनिट जितना होना चाहिए, और वही बीटी के जितना होना चाहिए। बीटी के जितना, ऐसा कैसे? अरे सर, कौन सी चीजें ऐड होती है बताओ ना। कौन सी चीजें ऐड होती है? सेम ही चीज ऐड होंगी। अगर ए का वैल्यू मान लो कि केजी में, तो बीटी का भी तो केजी में होगा। उसी प्रकार इधर पे क्या दिख रहा है? अगला टर्म सीटी स्क्वायर, तो वैसे ही सीटी स्क्वायर का भी वही आना चाहिए ऑब्वियसली। अगर एस का यूनिट केजी है तो फिर ए का भी केजी होना चाहिए, बीटी का भी केजी होना चाहिए, सीटी स्क्वायर का भी केजी होना चाहिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अब इन्होंने क्या बोला है कि एस का यूनिट मीटर। देखो, यूनिट ऑफ एस इज इन मीटर, ये मीटर में है। एंड एंड टी इज इन सेकेंड। ठीक है, टी अगर सेकंड में है, तो टी को मैं सेकंड में बोलता हूँ। तो आपको क्या ढूंढने बोला है? सी का डायमेंशन ढूंढना है। सी का डायमेंशन ढूंढना है तो ए को बाजू में करो, बी को बाजू में करो। क्या बचा? एस इज इक्वल टू सी टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू सी टी स्क्वायर। टी स्क्वायर उधर भेजो, तो एस बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। एस क्या यूनिट दिया? मीटर। टी स्क्वायर क्या दिया? टी का यूनिट सेकंड दिया, तो टी स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। आगे आंसर की अनुभूति हो गई। अगला सवाल, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको डायमेंशन बनाना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार? कैसे सॉल्व करना है ए बार और बी बार के बीच का एंगल? ए बार और बी बार के बीच का अगर एंगल आपको चेक करना है तो सॉल्व ऐसे करना है। सबको फॉर्मूला पता है, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। खत्म। ए बार डॉट बी बार इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए भैया, डॉट प्रोडक्ट करना इजी होता है कि हार्ड होता है सर? क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से डॉट प्रोडक्ट इजी है निकालना। दैट मीन्स इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है। कैसे? आई को आई से मल्टीप्लाई, जे को जे से मल्टीप्लाई, के को के से मल्टीप्लाई। ओके, तो सर ये तो आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट। ए का मैग्नीट्यूड पता है? निकाल तो सकता हूँ सर। कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड? रूट ऑफ स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर। बी का भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, बिल्कुल सर, सेम लॉजिक से, रूट ऑफ स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर। बचा क्या? सिर्फ कॉस थीटा। तो अगर आपको कॉस थीटा ढूंढना है तो ए और बी को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा? ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और अकेले जो टर्म राइट में बचेगा कॉस थीटा, उसको मैं लेफ्ट में बना देता हूँ। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टेक द डॉट प्रोडक्ट। आई को आई से, जे को जे से, और के को के से। आई का क्या है? वन और माइनस वन। तो वन और माइनस वन का आंसर क्या आएगा? वन इंटू माइनस वन इज माइनस वन। उसके बाद जे का देखो, प्लस टू और माइनस टू, तो प्लस टू इंटू माइनस टू क्या होता है? प्लस टू इंटू माइनस टू माइनस फोर। उसके बाद के का देखो, माइनस वन और प्लस वन, तो माइनस वन इंटू प्लस वन क्या होता है? माइनस वन इंटू प्लस वन इज माइनस वन। अपॉन ए का मैग्नीट्यूड निकालो। ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अरे सर, कितना बालिश है। ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? रूट स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, माइनस एक का स्क्वायर माइनस एक, राइट इडियट्स, प्लस एक। प्लस एक ही आता है। कितना आएगा ये? रूट सिक्स। बी का मैग्नीट्यूड निकालो, वो भी ऐसे निकालते हैं। कैसे? रूट ऑफ स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर। माइनस वन का स्क्वायर इज प्लस वन, दो का स्क्वायर इज फोर, वन का स्क्वायर इज वन, तो ये भी आ गया रूट फाइव। तो यार रूट सिक्स ना, यार मैं भी दोनों को यहाँ पे डाल दो, तो इट इज रूट सिक्स इंटू रूट सिक्स। अब रूट सिक्स इंटू रूट सिक्स क्या होता है? सिक्स होता है खाली। अब बताओ, माइनस वन माइनस फोर माइनस वन, इट इज माइनस सिक्स। और रूट सिक्स इंटू रूट सिक्स, सिक्स। और आंसर कितना है? माइनस वन। अब बताओ, कॉस ऑफ विच एंगल इज माइनस वन? सॉरी, हाँ, कॉस ऑफ विच एंगल इज माइनस वन? अरे सर, कॉस ऑफ जीरो डिग्री इज वन, तो ऑब्वियसली कॉस ऑफ 180 डिग्री विल बी माइनस वन, बिकॉज cos ऑफ 90 डिग्री इज जीरो, तो cos ऑफ 270 डिग्री इज ऑल्सो जीरो। बहुत सिंपल है, अगर ऊपर जीरो तो नीचे जीरो, क्योंकि माइनस जीरो देना है। ऊपर जीरो है तो नीचे क्या आएगा? माइनस जीरो। और जीरो माइनस जीरो बात एक ही होता है ना, ये प्लस जीरो ये माइनस जीरो, बट तो जीरो ही लिखते हैं। राइट में वैसे अगर प्लस वन है तो लेफ्ट में क्या देना है? माइनस। काम खत्म, सुखी अनुभूति हो गई। अगला सवाल, the escape velocity of a planet having mass 6 times and radius 2 times is how much? अब देखो, रेशियो टाइप का सवाल है, बहुत सारे बच्चों को रेशियो टाइप वाले प्रॉब्लम में डिफिकल्टी होती होगी शायद, होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि रेशियो टाइप इज द मोस्ट इजीएस्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस।
जिसका एक बार ट्रिक समझ में आ गया तो काम हो गया। अब देखते हैं रेशियो टाइप में कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। लेट्स चेक। सबको पहले एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। द फॉर्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी क्या है? फॉर्मूला एस्केप वेलोसिटी का, एस्केप वेलोसिटी इज रूट ऑफ 2gm बाय आर। अब इसमें कांस्टेंट्स क्या है, अब आप नोटिस करो। सर 2 तो कांस्टेंट होता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। जी भी कांस्टेंट होता है, तो सर 2 और जी अगर हट गया तो क्या बचा? 2 और जी हट गया तो क्या बचा? चलो 2 हटाओ जी हटाओ, 2 हटाओ जी हटाओ, तो क्या बचा? एस्केप वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास बाय रेडियस। इतना क्लियर है? ठीक है। अब मास का रिलेशन क्या है बच्चों, बताओ तो। देखो जरा, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट हैविंग मास 6 टाइम्स, तो मतलब mass of the planet is how much times? Mass of the planet is 6 times the mass of Earth. 6 times the mass of Earth. Similarly, what is the radius of the planet? Radius of the planet is 2 times. मतलब radius of the planet is 2 times 2 times into radius of Earth. अगर मास और रेडियस का रिलेशन मिल गया तो अब उसके बाद डायरेक्ट रेशियो लेना है। अरे अति इजी है सर, क्या रेशियो है? देखो इधर, दिस दिस दिस। क्या समझा? नहीं समझा कुछ भी? अब बताता हूँ। आपको ढूंढना क्या बोला है? आपको बोला है व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी, तो द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अनदर प्लैनेट, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अनदर प्लैनेट अपॉन द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ विल बी इक्वल्स टू, अब बताओ, वेलोसिटी और मास में क्या रिलेशन इधर? डायरेक्टली सर, वेलोसिटी और मास डायरेक्टली है। मतलब एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट अगर ऊपर है तो मास ऑफ द प्लैनेट भी ऊपर आएगा, क्योंकि डायरेक्टली है। अगर एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ नीचे है तो मास ऑफ अर्थ भी नीचे आएगा, बराबर, इनटू, हाँ, इनटू। अब बताओ वेलोसिटी और रेडियस का क्या रिलेशन है? अरे सर ये उल्टा रिलेशन है। वेलोसिटी और रेडियस का क्या रिलेशन है सर? ये उल्टा रिलेशन है। तो अगर वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट ऊपर है तो रेडियस ऑफ प्लैनेट किधर आएगा? रेडियस ऑफ प्लैनेट नीचे आएगा। और वेलोसिटी ऑफ अर्थ नीचे तो रेडियस ऑफ अर्थ किधर आएगा? रेडियस ऑफ अर्थ ऊपर आएगा। और सर ये आंसर नहीं है, एक्चुअली सर रूट है। अच्छा रूट है, दोनों के लिए है तो ठीक है भैया, एक बड़ा रूट दे दे, काम खत्म। अब क्या वैल्यू पुट करने का है? डालना मास ऑफ प्लैनेट कितना है? मास ऑफ प्लैनेट कितना है? 6 टाइम्स। 6 टाइम्स मास ऑफ अर्थ अपॉन नीचे मास ऑफ अर्थ ही रहेगा, नीचे हाथ मत लगाओ, इनटू रेडियस ऑफ अर्थ हाथ मत लगाओ, तो ये एज इट इज रेडियस ऑफ प्लैनेट को हाथ लगाओ। हाउ मच इज रेडियस ऑफ प्लैनेट? रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 2 टाइम्स, तो रेडियस ऑफ प्लैनेट ना लेके क्या लिखूंगा? 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। ये उड़ाओ, ये उड़ाओ, 2 1 जा, 2 3 जा, रूट 3 बच गया आंसर। उसके आगे का आपका कैलकुलेशन इजी है। नेक्स्ट, अगला सवाल। A body of mass 5 kg is moving with a velocity of this much. If a force of this much is applied on it for the 10 seconds in the same direction, what can be the velocity of the body? अभी बच्चों थोड़ा सा ब्रेन चलाओ आप लोग। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को समझ में आता है कि सर काश ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन होता है, ऐसा लगता है। सर अगर ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन होता तो मैं बहुत आसानी से आंसर दे पाता, लेकिन जस्ट बिकॉज ये लॉज ऑफ मोशन है थोड़ा डिफिकल्ट है। चलो ठीक है भैया, सुनो, चुम्मा प्रॉब्लम है। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या यहाँ पे आपको कभी फोर्स दिया? दिया, ओके, फोर्स दिया। क्या आपने यहाँ पे मास देखा? मास भी देखा, 5 kg। सॉरी, गाने का याद आ रहा था। तो आपके पास फोर्स भी है, मास भी है, क्या बचा? एक्सीलरेशन बचा। निकाल सकते हो बहुत इजीली, मास को उधर भेजो, तो फोर्स बाय मास आपको मिलेगा एक्सीलरेशन। हाउ मच इज फोर्स? 100। हाउ मच इज मास? 5। 100 बाय 5 हाउ मच? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये सवाल लॉज ऑफ मोशन का है ही नहीं। ये सवाल अगर देखा जाए ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। वो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पता है ना? क्या क्या पता है आपको इसमें, बताओ जरा। इनिशियल वेलोसिटी 20 का है, उसमें आपने इतना स्पीड लगाया 10 सेकंड के लिए सेम डायरेक्शन में जहां पे जा रहा है, तो बताओ अगर आप सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? सेम डायरेक्शन में अगर आपने फोर्स लगाया तो सीधी बात है वेलोसिटी बढ़ेगा, मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव लेना है, बराबर। तो एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव, तो डेटा लिखो डायरेक्टली। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द इनिशियल वेलोसिटी इज ऑल्सो 20 मीटर पर सेकंड। द टाइम अप्लाइंग इज 10 सेकेंड। और क्या पूछा है आपको? पूछा है व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी। अच्छा फाइनल वेलोसिटी पूछा, हद सिंपल है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी।
यू डाल दो 20 प्लस ए डाल दो 20, टी डाल दो 10। हद वाली सवाल, ठीक है। अगला सवाल, 11th question. A force of this much acts on a body of 5 kg and displaces it from this much to this much. Calculate the work done. हो, क्या सवाल पे सवाल आ रहे हैं, है ना। अगर फंडामेंटल्स आपके क्लियर होंगे ना तो आप लोग बोलोगे सर ये सवाल तो हद वाली। सच में अगर फंडामेंटल्स आप लोग के क्लियर होंगे तो देखिए, आपको बोला है वर्क। वर्क का क्या फॉर्मूला होता है सर? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अरे लेकिन फोर्स का वैल्यू थोड़ी दिया है, वेक्टर दिया है। तो फोर्स को वेक्टर में लेना तो एफ बार डॉट प्रोडक्ट एफ बार, यही करना है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? अब देखिए, मान लो एक सुंदर सा पेड़ है, ये पेड़ आपका ओरिजिन है, ये आपके पास पहला पोजीशन है उस गाड़ी का, लेट से R1। ये आपके पास उस गाड़ी का दूसरा पोजीशन है, लेट से R2। तो अगर आपको बोला कि R1 से लेके R2 अगर आप गए हो तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, सोचो। मान लो R1 आपका 5 मीटर दूर है और R2 आपका 8 मीटर दूर है। तो आप 5 मीटर से 8 मीटर गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 8 - 5। बराबर ना, डिस्प्लेसमेंट कितना हो? 8 - 5। वो कैसे मिला? R2 - R1। तो ये याद रखना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला होता है R2 बार माइनस R1 बार, मतलब सेकंड पोजीशन माइनस द फर्स्ट पोजीशन। कितना दिया यहाँ पे देखो जरा, देखो ध्यान से देखो कितना दिया है। इधर से इधर तक भेजा है, तो ये जो पार्ट था ये R1 था। कहां तक भेजा? इधर तक, ये हो गया R2। तो जस्ट डू द सब्ट्रैक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू R2 - R1। देखो 10 आए माइनस 6 आए, 10 आए माइनस ऑफ 6 आए इज इक्वल टू 4 आए। इजी, बराबर इजी। उसके बाद R2 देखो -2j प्लस 5j, बट इसको माइनस करना है ना, R2 - R1। तो -2j माइनस ऑफ 5j विल बी -7j, ये भी सिंपल। उसके बाद +7 × -3। ओ लेकिन एक और, सॉरी अपने को सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई थोड़ी करना। हाँ, दिस इज R2 - R1। R2 का देखो तो के कितना 7, माइनस R1 का कितना है -3। तो 7 माइनस -3 कितना होता है? 7 + 3 10 होता है। 10 आया, तो इसको मैं लिख दूंगा 10। ठीक है, इसको मैं लिख दूंगा +10 +10 के क्या। आई होप इधर तक सबको समझ में आ गया। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन, आसानी से। अब उसके बाद डिस्प्लेसमेंट मिल गया, फोर्स तो है आपके पास, फोर्स तो ऑलरेडी दिया है। तो वर्क का फॉर्मूला सबको पता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स 10 आई कैप माइनस ऑफ 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। 10 आई कैप माइनस ऑफ 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। अब इसको डॉट प्रोडक्ट करने का है। डॉट प्रोडक्ट करने का किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट के साथ। आप चाहो तो इधर लिखो, मैं आपका काम आसान बनाने के लिए इधर लिख देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 4 आई कैप -7 जे कैप प्लस 10 के कैप, सिर्फ लिखने के लिए। 4 आई कैप -7 जे कैप प्लस 10 के कैप। अब इज्जत से मल्टीप्लाई करो, इज्जत से, एकदम इज्जत से। आई वाले टर्म को आई वाले से, जे वाले टर्म को जे वाले टर्म से, के वाले टर्म को के वाले टर्म, सिर्फ नंबर। 10 × 4 40, माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 3 21, 6 10 60। इजी आंसर, झेपा। आई होप सबको समझ में आ रहा है। ओके, लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली अभी मैसेजेस आ रहे हैं, अभी भी पूरे दिन भर मुझे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए। हाँ ओके ओके ओके, इनको होमवर्क के लिए वर्कशीट चाहिए था, ठीक है चलिए, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन। The radii of two planets are R1 and R2, and their densities are ρ1 and ρ2. Then the ratio of acceleration due to gravity. बहुत सारे बच्चों को इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा इस क्वेश्चन में, बट डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है भैया, हिम्मत करो। ठीक है, क्योंकि डर के आगे क्या है? कुछ नहीं है, चूना लगाते हैं। जी का फॉर्मूला सबको पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या फॉर्मूला सीखा है? जी का फॉर्मूला है Gm/r²। अब इसमें अगर आप नोटिस करोगे एक चीज, तो क्या दिया है? रेडियस दिया है और डेंसिटी दिया है, बराबर। ओके सर, रेडियस और डेंसिटी। तो सर रेडियस और डेंसिटी को मैं कैसे रिलेट करूं, ये नहीं समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, मैं समझा देता हूं। आप नोटिस करो, जी वैसे भी
कांस्टेंट है तो जी यूजलेस है। रेडियस दिया है, रेडियस दिया है। मास दिया है, नहीं सर मास नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं मास को बदलना पड़ेगा, ठीक है। ये जी अभी काम तो नहीं आएगा, सिर्फ लिखने के लिए लिख रहा। अब बच्चों मास का फॉर्मूला पता है क्या? याद रखना, डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। अगर डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम है, अपने को क्या चाहिए इधर पे? अपने को इधर मास चाहिए। तो मास का क्या होगा फॉर्मूला? मास का फॉर्मूला होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होल डिवाइड बाय रेडियस स्क्वायर। जी एज इट इज। अब धरती ई गोला है, हम ई गोले पे कभी नहीं आऊंगा। ई गोला है, गोल का, स्पीयर का वॉल्यूम क्या होता है? डू यू नो? द वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी का फॉर्मूला। फॉर्मूला तो नहीं होता, सिर्फ टर्म है रो। नीचे क्या दिख रहा है? नीचे आर स्क्वायर दिख रहा है। ऊपर तीन तीन आर, नीचे दो दो आर, उड़ गया। क्या बचा? जी इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर रो, और इसके साथ एक झंडू सा कैपिटल जी। अब इसमें से कौन से टर्म्स आपको कांस्टेंट दिख रहे हैं बच्चों? बताओ जरा, कौन से टर्म आपको कांस्टेंट दिख रहे हैं? 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, कैपिटल जी। तो क्या बचा? एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस एंड एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ऑल्सो एंड रो ऑल्सो। अगर इतना आ गया समझ में, तो इसके आगे क्या करने का? बहुत सिंपल है। जीवन अपॉन मृत्यु, सॉरी पांचट, G1 अपॉन G2 विल बी इज इक्वल्स टू। अब सर इनके साथ भी डायरेक्टली है, जी और आर एक दूसरे को डायरेक्टली है, ये दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली, तो G1 ऊपर है तो R1 ऊपर आएगा। मृत्यु नीचे तो R2 भी नीचे आएगा, सॉरी G2 नीचे तो R2 भी नीचे आएगा। चलो ठीक है, ये भी इजी। इनटू डेंसिटी के साथ भी सर डायरेक्टली है, डायरेक्टली है ये भी, दोनों भी न्यूमरेटर में दिख रहे हैं ना। तो G1 ऊपर है तो रो1 ऊपर आएगा, G2 नीचे तो रो2 नीचे आएगा। काम खत्म, सुख की अनुभूति हो गई, जीवन में सुखी सुखी हमारे। अगला सवाल, 12th क्वेश्चन, ओके। 13th, एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स। ओहो, साउंड चैप्टर का सवाल है। ओ भाई गान किया मैंने, मुझे ये, हाँ, एन ऑब्जर्वर इधर तक रब करना है, पूरा कैसे मैंने छुपा दिया। ग्रेट। तो देखो क्या दिया है, एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड द स्टेशनरी। अब जिसको फॉर्मूला नहीं पता, मैं आपको फॉर्मूला बता। एन डैश का फॉर्मूला होता है एन इंटू, हो सकता है ये एन आप लोग बाद में लिखते हो, ऐसा भी होता रहेगा, बहुत सारे बच्चे ये एन को बाद में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस एन को मैं आगे लिख देता हूँ, ठीक है। याद रखना ये क्या फॉर्मूला था, वी, वी ऊपर, ऊपर आएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर और नीचे आता है वेलोसिटी ऑफ सोर्स। मेरे बैचेस में मैंने आपको सिखाया था, याद कैसे रखने का? बहुत सिंपल है, ये अल्फाबेट से जाओ। के, सॉरी, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस। तो अल्फाबेटिकली ओ पहले आता है ना, ओ पहले आता है, इसलिए वो न्यूमरेटर में है। अल्फाबेटिकली एस बाद में आता है, इसलिए वो डिनोमिनेटर में। सिर्फ याद रखने का ट्रिक है और कुछ नहीं। अब डिसाइड करना है कि क्या होगा, प्लस कब होगा माइनस कब होगा। बहुत सिंपल है, कोई भी चीज जब नियर आता है, नियर आता है तो एन डैश आपका बढ़ना चाहिए, बस इतना याद रखना। और जब भी फार जाता है या फिर अवे जाता है तो एन डैश डिक्रीज होना चाहिए, बस ये रूल है। अब देखिए जरा इधर पे, एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड द स्टेशनरी सोर्स। ओके, सोर्स रुका है, अच्छा सर सोर्स रुका है, सोर्स रुका है तो सोर्स रुका है तो सोर्स की वेलोसिटी जीरो है, चलो ठीक है। अगर सोर्स रुका है तो सोर्स की वेलोसिटी जीरो है, तो वो हटा दो। ऊपर क्या बचा? ऑब्जर्वर बचा, और ऑब्जर्वर पास आ रहा है कि दूर जा रहा है? पास आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा कब? जब न्यूमरेटर आपका बढ़ेगा। न्यूमरेटर बढ़ता कब है? जब ऊपर पॉजिटिव आता है। ये फॉर्मूला है। अब सिर्फ इज्जत से फॉर्मूला लो, तो एन डैश इज इक्वल टू वी, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज हाउ मच? वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया 332, प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर देखो तो कितना दिया। ओ यार यही तो नहीं पता, ठीक है चलो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर नहीं पता। अपॉन नीचे क्या है? नीचे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड है खाली, बस 332, सोर्स तो नहीं भाग रहा है, इनटू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। बट थोड़ा सा रीड करो इधर पे क्या दिए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी एन है और जो फील हो रहा है फ्रीक्वेंसी वो 2n है।
ओ मतलब ये जो नया फ्रीक्वेंसी है, द नया फ्रीक्वेंसी इज डबल ऑफ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो एन डैश की जगह पे क्या लिखूं, 2 टाइम्स एन विल बी इक्वल टू एज इट इज 332 प्लस वी नॉट बाय 332 इंटू एन। एन एन उड़ा दो, ये 332 इधर भेजो, तो 2 इंटू 332 विल बी इक्वल टू आर एच एस में क्या बचेगा, 332 प्लस वी नॉट। अब इसके आगे बहुत सारे महारथी होते हैं, जो चोमू जैसे काम करते हैं। क्या, इसको डबल करेंगे फिर माइनस करेंगे, अबे इडियट्स, इसको इधर भेजना। तो दिस विल बी 2 इंटू 332 माइनस 332, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू 332, 2 इंटू 332 माइनस 1 इंटू 332। तो 332 को कॉमन निकालो, अंदर क्या दिखेगा, 2 - 1 है, इडियट्स, 2 - 1 1 होता है। तो आंसर मिल गया आपको, काम खत्म। अगला सवाल, there are two charges plus 6 and 5, what will be the ratio of the force acting on each other? अरे भाई साहब, अगर यहाँ पे मैं आंसर तो नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक हिंट बताता हूँ। न्यूटन ने, सॉरी ये कूलम का चार्ज है, तो ऐसा था, दिस इज कूलम्स लॉ which states that the force of attraction or repulsion between 2 point charges, 2 point चार्जेस के बीच का फोर्स दिया, उसका एक ही फॉर्मूला है, थोड़ा सोचो। दोनों चार्जेस पे जो फोर्स लग रहा है उसका एक ही फॉर्मूला है। तो अब इससे हिंट है, आपको आपको समझ जाना चाहिए। ठीक है, डन ये सवाल। अब अगले सवाल पे जाते हैं। देखो अगला सवाल आपको क्या दे रहा है, टू बॉडीज, दोनों का मास दिया है, दोनों के पोजीशन दिए, आपको उनका सेंटर ऑफ मास निकालना है। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला याद रखो। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है, जैसे कि अगर एक्स एक्सिस पे निकालना है, तो एक्स का फॉर्मूला इज ये m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। सिंस यहाँ पे सिर्फ दो ऑब्जेक्ट है, तो m1 कितना है, मास 1 kg, उसका x1 पता तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का लोकेशन x1 इज 1, प्लस m2 कितना है 2 kg, उसका लोकेशन पता तो कितना है x2 का। एक्स एक्सिस देखो ना, सेकंड ऑब्जेक्ट का एक्स एक्सिस कितना है -1, अपॉन नीचे क्या है m1 प्लस m2, मासेस को ऐड कर दो 1 + 2 3, 1 × 1 1, 2 × -1 इज -2 होल बाय 3, 1 - 2 इज -1/3। जेपा, ओ यार स्पॉइलर मिल जाता है तुम लोग, सॉल्व ही करना नहीं पड़ता। अगला, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ डायपोल लेंथ एंड द पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड, मैं नहीं बताऊंगा। चार्ज और डायपोल के बीच का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, आपको नहीं बोलेगा, आपको बोलेगा ही कुछ नहीं। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन, if the unit of length is doubled, mass is tripled, time remains unchanged in a system of unit, then the unit of force becomes, अरे आई थिंक जो बच्चे मेरे डेमो लेक्चर्स में बैठे थे 11th एडमिशन के लिए लास्ट ईयर, डेमो वाले बच्चे, उन लोग ने ये क्वेश्चन एक्सपीरियंस किया। वो भी मेरे ख्याल से बैच 1 2 और 3 4 वाले शायद, या 1 2 और 3 वाले, स्टार्टिंग के बैच 1 2 3, डेमो बैचेस 1 2 3 में वो लोग ने एक्सपीरियंस किया। बहुत सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। देखो लॉजिक ऐसा है बच्चों, अगर आपके पास एक स्केल है जो मीटर का स्केल, मान लो एक मीटर के स्केल पे आपने एक रॉड को मेजर किया जो 5 मीटर बना है, तो वैसे आपके पास एक सेंटीमीटर का स्केल होगा, बराबर ना, सेंटीमीटर का स्केल होगा। और सेंटीमीटर के स्केल पे अगर आप चेक करोगे तो उसका आएगा 500 सेंटीमीटर। तो अगर आप देखोगे तो यू कैन से 5 मीटर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। ये जो 5 है नंबर है, पहले यूनिट का नंबर, मास है, यूनिट है मीटर, दिस इज द पहला यूनिट, विल बी इक्वल टू ये 500 क्या है, नया नंबर, और ये जो सेंटीमीटर का है ये नया यूनिट। तो यू गेट अ फॉर्मूला n1u1 विल बी इज इक्वल टू n2u2। जेपा, अब क्या है, आपको सिर्फ दो यूनिट्स लगाने के, बट उसके पहले फोर्स पता होना चाहिए। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, थोड़ा याद करते हैं, मत टेंशन लो। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। मास का यूनिट होता है केजी, एक्सीलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इन्होंने बोला है कि सर द टाइम रिमेन्स अनचेंज, टाइम रिमेन्स अनचेंज, तो टाइम मत लिखो, बस मेरी बात सुनो। तो क्या बचा यूनिट, केजी मीटर, यही बचा ना। ओके नाउ सी, ठीक है, नाउ सी इट इज n1u1 will be is equals to n2u2। ठीक है, यहां तक समझो। अब इज्जत से, एकदम इज्जत से बताता हूं, n1 एज इट इज, u1 में क्या आएगा, u1 की जगह पे आएगा केजी मीटर, u1 की जगह पे क्या आएगा, केजी मीटर, विल बी इज इक्वल्स टू n2 एज इट इज, u2 की जगह पे क्या आएगा। अब बच्चों नया यूनिट बताओ, ओ नया यूनिट क्या है, इफ द लेंथ इज डबल्ड, सर लेंथ का भी डबल हो गया है, मतलब सर अगर मैं ओरिजिनल यूनिट मीटर लिखूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से मजा आ जाएगा। सर
अगर मैं लेंथ का ओरिजिनल यूनिट मीटर लिखूं तो वही लेंथ का नया यूनिट क्या होगा? नया यूनिट क्या होगा लेंथ का? अरे सर लेंथ का यूनिट डबल हो गया है, तो नया यूनिट इज 2 मीटर, 2m। तो यहाँ पे मीटर था, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 मीटर आएगा। वैसे ही सर मास का क्या है? ओके, लेंथ इज डबल्ड मास इज ट्रिपल्ड। ओ मास इज ट्रिपल्ड मतलब अगर आप मास का ओरिजिनल मास बोलोगे, सर ओरिजिनल मास कितना है? ओरिजिनल मास का यूनिट क्या लिखा मैंने यहाँ पे? केजी। अगर ओरिजिनल मास का यूनिट मैंने केजी लिखा है तो नया यूनिट क्या आएगा मास का? मास का नया यूनिट क्या आएगा? 3 केजी। ओ तो केजी की जगह पे क्या लिखा है यहाँ पे? 3 केजी। अब ये इक्वेशन आया, केजी केजी उड़ा दो, मीटर मीटर उड़ा दो, क्या बचा? पहला नंबर विल बी इक्वल्स टू 3 2 6 टाइम्स दूसरा नंबर। आपको क्या पूछा है? देन व्हाट इज द न्यू यूनिट? नया, नया क्या आएगा? नया नंबर क्या आएगा? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंट मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि नहीं तो आपका मिस्टेक हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नया यूनिट देखोगे, अगर नया नंबर पूछा होता, मान लो अगर n2 पूछा होता तो n2 कितना आता? नया नंबर वुड बी n1/6। नया नंबर वुड बी n1/6। लेकिन आपको नंबर नहीं पूछा, आपको क्या पूछा? यूनिट पूछा है। तो बहुत सिंपल, ये सब सॉल्व नहीं करने का, ये हाई लेवल के लिए मैंने बता दिया। अगर नंबर पूछा होता तो यूनिट पूछा है ना, तो आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हो सर ओरिजिनल यूनिट क्या दिख रहा है? ओरिजिनल यूनिट दिख रहा है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो तो सेम था, वो तो सेम था, तो इसको नहीं लिखता हूं मैं। नया यूनिट क्या आएगा? नया यूनिट क्या आएगा? केजी की जगह पे 3 केजी, मीटर की जगह पे 2 मीटर, तो कितना आएगा? 6 केजी मीटर। कितना गुना बढ़ गया नया यूनिट? 6 गुना। जेपा है, जेपा है। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड। एक सेकंड, अब कौन से स्टूडेंट का मैसेज आया है? ओके, बच्चों के डाउट्स आते रहते हैं। कोई दुख नहीं जीवन में। आगे बढ़ते हैं। हम लोग ने शायद से 17 सॉल्व किया था, अब 18 बताता हूँ। व्हाट विल बी द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ एन आयन स्फीयर? ओ चेंज इन वॉल्यूम पूछा है। अब आपको मैं एक याद दिला देता हूँ, जो बच्चों ने मेरा लेक्चर अटेंड किया उनको एक चीज पता है। लेंथ के एग्जांपल से बताता हूँ। एक रॉड है, उस रॉड को मैं हीट करूंगा, उससे रॉड का लेंथ चेंज होगा। तो एक बात बताओ जरा, रॉड का लेंथ ज्यादा चेंज होगा या कम चेंज होगा? वो किस पे डिपेंड करता है? थोड़ा सा याद करो, मैं आपको डेरिवेशन सिखा रहा हूँ। रॉड का लेंथ का चेंज इन फॉर्मूला, द चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड, डेल्टा एल। बच्चों बताओ तो, रॉड ज्यादा चेंज हो रहा है या कम चेंज हो रहा है, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करता है उस रॉड के ओरिजिनल लेंथ पे भी। अगर रॉड पहले ही 100 मीटर का है तो 100 मीटर रॉड में 1 सेंटीमीटर तो बढ़ाई हो सकता है, लेकिन 1 मीटर रॉड में नहीं इतना बढ़ेगा। जितना ज्यादा लेंथ रहेगा उतना चेंज ज्यादा रहेगा। तो द चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। द चेंज इन लेंथ इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन द टेम्परेचर, एंड द चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मटेरियल। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बोलूं, मटेरियल के साथ तो कोई मैथमेटिक्स होता नहीं। तो क्या बचा? द चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन द टेम्परेचर। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? कांस्टेंट देना पड़ता है अल्फा। तो चेंज इन लेंथ इक्वल्स टू अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी, मतलब जो एल है वो ओरिजिनल लेंथ है। ये है लेंथ के लिए। आपको क्या पूछा है? वॉल्यूम पूछा है। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? ये अल्फा की जगह पे लेंथ के लिए अल्फा, ठीक है, लेंथ के लिए अल्फा, एरिया के लिए बीटा, और वॉल्यूम के लिए गामा। तो खाली बस अल्फा की जगह पे गामा इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम। जैसे चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, वैसे ही चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू डेल्टा टी। बट सर गामा का वैल्यू तो नहीं दिया यहाँ पे, तो अल्फा का वैल्यू दिया। तो इधर पे तो अल्फा का वैल्यू दिया, तो इतना याद रखो, अल्फा होता है लेंथ बढ़ाने के लिए। अल्फा होता है लेंथ बढ़ाने के लिए। गामा क्या होता है? गामा 3 डायमेंशन को बढ़ाता है। गामा मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ाना। वॉल्यूम मतलब क्या? वॉल्यूम मतलब ये डायमेंशन भी बढ़ता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों डायमेंशन बढ़ता है। हर साइड से बॉक्स बढ़ता है। मतलब गामा अगर देखा जाए तो गामा 3 गुना है अल्फा का। तो आपको गामा ना लिख के आप अल्फा का ट्रिपल ले सकते हैं। अल्फा कितना है? 12। 12 का ट्रिपल कितना होता है? 36 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम। बताओ तो ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है? ओरिजिनल वॉल्यूम
सर ओरिजिनल वॉल्यूम अगर देखा जाए तो 500 है, बट वो सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। ओरिजिनल वॉल्यूम इज 500 सेंटीमीटर। अच्छा, आंसर भी सेंटीमीटर के क्यूब में ही दिया है। चलो ठीक है, तो डायरेक्टली 500 लिख लो ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये गामा हो गया, ये ओरिजिनल वॉल्यूम हो गया। और डेल्टा टी कितना है सर? 0 to 100, तो ये 100 है। इसको मैथमेटिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम आसान हो जाएगा। इनफैक्ट आपको सॉल्व भी नहीं करना है। 36 into 5 कर दो, देखो एक ही नंबर मैथ हो। अगला सवाल। A body, sorry, two resistors R1 and R2, when connected in series, have an effective resistance of 20. When they are connected in parallel, their effective resistance is 3.2. Then calculate the value of R1 and R2. ये सब मैंने लेक्चर्स में बहुत बार पढ़ाया था। सबको पता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी एक जो लेसन था हमारा, वो अपन ने 1 महीना पढ़ा है। रगड़ दिया था, रगड़। ऐसे भयंकर वाले शब्द कहते कि अपन ने रगड़ दिया था। अब देखो, दो रेजिस्टेंस अपन ने सीरीज में लगा। बच्चों सीरीज का क्या फॉर्मूला होता है? सीरीज में डायरेक्टली ऐड होता है, तो आर एस इज इक्वल टू R1 + R2। और कितना दिया सीरीज का रेजिस्टेंस? जब उनको सीरीज में लगाया था तो आंसर 20 है। तो R1 + R2 इज 20, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। R1 + R2 इज इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, पैरेलल का लॉजिक क्या होता है? पैरेलल का लॉजिक होता है सर 1/R टोटल। जैसे सीरीज में सर डायरेक्ट आंसर आता है सीरीज का, बट पैरेलल में पैरेलल का रेशियो नहीं आता है, 1/पैरेलल का आता है। 1/पैरेलल इज 1/R1 + 1/R2। डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इज्जत से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, दुखी ना होइए। 1/RP इज इक्वल टू, डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो इट इज R1 + R2। देखो ना, R2 ऊपर गया, R1 भी ऊपर गया, बीच में प्लस है, तो R1 + R2, नीचे R1 × R2। लेकिन सर आरपी का वैल्यू दिया कि 1/RP का वैल्यू दिया? रेजिस्टेंस इन पैरेलल का आंसर दिया या रेसिप्रोकल दिया? अरे सर, आरपी का दिया ना। हाँ, रेजिस्टेंस इन पैरेलल का आंसर कितना दिया? ये 3.2। तो आरपी के लिए आपको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, बराबर ना। रेजिस्टेंस इन पैरेलल का आंसर आपको क्या दिया? 3.2। मतलब आरपी अपॉन वन विल बी इक्वल टू, इसका भी रेसिप्रोकल R1 × R2 अपॉन R1 + R2। जेपरा कह रहे चोमुलो। तो आरपी का वैल्यू आपको कितना दिया है? 3.2, ठीक है। तो 3.2 इज इक्वल टू R1 × R2 अपॉन R1 + R2। स्मार्ट स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इधर पे उनके दिमाग में आ गया कि सर R1 + R2 आपके पास डायरेक्ट आंसर, R1 + R2 डायरेक्ट आंसर 20, तो इधर पे लिख दूंगा 20। समझा? समझा क्या? इसको इधर भेजो। तो क्या आएगा? 20 × 3.2, 3.2 × 20 विल बी इक्वल टू आएगा R1 × R2। अब इनको मल्टीप्लाई करो, डॉट हटा दो, जीरो हटा दो, तो 32 और 2 हो जाएगा, 32 का डबल 64। अब शांति से सॉल्व नहीं करोगे आपको तो भी आंसर आएगा। देखो तो कौन से नंबर है जिसका मल्टीप्लीकेशन 64 आता है, समझ जाएगा। और अगर दो दो आंसर का मल्टीप्लीकेशन 64 आता रहेगा तो R1 × R2 64 ना। अब इधर से क्या करो, इधर से यहाँ पे इज्जत से R2 का फॉर्मूला निकालो। R2 का फॉर्मूला क्या आएगा? R2 का फॉर्मूला क्या आएगा? R2 विल बी इक्वल टू 20 - R1। तो जो बच्चा ऐसा सॉल्व करना है वो R2 की जगह पे 20 - R1 लिखेंगे। तो दिस इज R1 × 20 - R1 विल बी इक्वल टू 64। So this is R1 × 20 - R1 × R1 will be equals to 64। R1 × 20 is 20 R1, एंड R1 का मल्टीप्लिकेशन R1 स्क्वायर होता है माइनस, और ये प्लस विल बी इक्वल टू 64। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। सुख हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्या बात है, बच्चे लेट नाइट तक पढ़ रहे हैं।
ओके भाई साहब, इट्स क्वाइट लेट नाइट टुडे। आगे। A body is falling with the speed of 2 meter per second, strikes the floor and rebounds with the speed of this much. What will be the loss in kinetic energy? अरे क्या चुम्मा सवाल है रे। यहाँ पे डेटा लिख देता हूँ। बॉडी का स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, स्ट्राइक द फ्लोर एंड रीबाउंड, ठीक है। स्पीड 2 मीटर पर सेकंड था ना, ठीक है। 2 की स्पीड से वो जमीन पे गिर रहा था, और उसके बाद 1 की स्पीड से व्हाट इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, और ये टक्के में निकालने का। पहले तो चलो टक्का बाजू में करो। आपको इतना पता है स्पीड कितना है स्टार्टिंग में, लगने के पहले स्पीड कितना है, v1 ना लिख के u लिख देता हूँ। लगने के पहले स्पीड कितना है, u इज 2 मीटर पर सेकंड। लगने के बाद स्पीड कितना है, v 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालो स्टार्टिंग में, इनिशियल हाफ एम यू स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालो धक्का लगने के बाद, हाफ एम वी स्क्वायर। यही है काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू एम इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगा, हाफ एम इंटू वी का स्क्वायर। वी कितना है, 1, 1 का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू 4/2 m। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी इक्वल्स टू 1/2 m, क्योंकि 1 तो 1 ही होता है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो क्या दिख रहा है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू 2m, बराबर बराबर। काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू हाफ एम। अब इनमें रिलेशन क्या है, बहुत सारे मेरे अच्छे बच्चे हैं जो ये हेडेक पालेंगे, मेरे बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं, मुझे मजा आता है उनको पढ़ाने में। क्यों पता है, वो लोग ये फालतू मेथड यूज ही नहीं करेंगे। वो लोग को दिख रहा है सर अगर मैं इसको डबल किया तो 1m होता है, बट ये 1m नहीं है, 2m जीतना है, मतलब ये 4 गुने का फर्क है। मेरे बहुत सारे स्मार्ट बच्चे क्या करते पता है, क्या वैल्यू डालते ही नहीं। मेरे बहुत सारे बच्चे क्या करते, वैल्यू डालते नहीं। वो लोग क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डाले बोलते हैं, सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ इज सेम फॉर बोथ द केसेस, मास इज आल्सो सेम फॉर बोथ द केसेस। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। देखो स्मार्ट स्मार्ट किड, मेरा स्मार्ट बच्चा ऐसे सॉल्व करता है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर। अब सीधा बोलोगे काइनेटिक एनर्जी इन द सेकंड केस by kinetic energy in the first case will be velocity in the second case, which is 2 upon velocity in the first case, which is 1 whole square। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। तो काइनेटिक एनर्जी इन द सेकंड केस बाय काइनेटिक एनर्जी इन द फर्स्ट केस इज इक्वल टू 4/1। आपको क्या निकालने का है, आपको लॉस निकालने का। लॉस निकालने का मतलब बेसिकली की चेंज निकालने का, व्हाट विल बी द लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो सर काइनेटिक एनर्जी, अरे फर्स्ट केस का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है ना, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया। फर्स्ट केस का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और सेकंड केस का कम है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में कितना है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज 4 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी फाइनल। फाइनल के हिसाब से अगर देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज 4 टाइम्स। तो आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हो देयरफॉर लॉस कितने का हुआ है, लॉस कितने का हुआ है, लॉस हुआ है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। निगेटिव आंसर आने के लिए, सिर्फ निगेटिव आने के लिए। तो बहुत सिंपल है यार। आप लोग क्या करो, अगर आपको पॉजिटिव नंबर चाहिए ना तो बहुत सिंपल है। लॉस फिर कितने का हुआ है, अरे सर अगर मैं इनिशियल को 1 बोल दूं, मान लो अगर मैं फाइनल को 1 बोल दूं, इनिशियल को 4 बोल दूं, मान लो मैं फाइनल एनर्जी को 1 बोल दूं और इनिशियल को 4 बोल दूं, तो कितने का चेंज हुआ है, 4 और 1 का चेंज कितना होता है, 3। 3 होता है, ये लॉस है। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप लोग परसेंटेज निकालते हो ना, परसेंटेज तो क्या होता है, फॉर्मूला पता है क्या, परसेंटेज का फॉर्मूला होता है चेंज इन द वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, अपना ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। टक्के 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 का लॉजिक, चेंज अपॉन ओरिजिनल, चेंज अपॉन ओरिजिनल। सर स्टार्टिंग में 4 था, स्टार्टिंग में 4 था, लास्ट में कितना है, 1 आया, तो चेंज कितना हुआ, 3। ओरिजिनल पे कितना था, ओरिजिनल 4 था, इंटू 100। ये कितना होता है, अरे सर 100 का 3 होता है तो 75 टक्का होता है। आंसर आ गया। अगला सवाल, if the earth suddenly shrinks without changing mass to half of its the present value, then the acceleration due to gravity will be how much? Okay, अगर धरती सडनली श्रिंक हो गया तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। अगेन रेशियो टाइप है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे सर ये पेपर बहुत चोमू था यार, अगर बार बार रेशियो टाइप ही आएगा तब तो बहुत इजी रहता है। पूछा क्या है देखिए, बट एक्चुअली मैं सच बताता हूँ बच्चों में, मेन ना B3 के लिए मैं बता रहा हूँ, B1 और B2 का आदत हो गया ऐसे वाले सब्स का, मेन B3 के लिए, ठीक है। अब देखिए
लॉजिक ऐसे है कि इफ द अर्थ सडनली श्रिंक्स देन व्हाट इज द एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है? जी का फॉर्मूला क्या होता है? जी का फॉर्मूला होता है जीएम बाय आर स्क्वायर। इफ द अर्थ सडनली श्रिंक्स विदाउट चेंजिंग द मास, ओ सर मास इज कांस्टेंट, ओके सर कैपिटल जी इज आल्सो कांस्टेंट, तो क्या दिख रहा है? एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मेरे जो अल्ट्रा ऑसम बच्चे, अल्ट्रा ऑसम, वो लोग तो रेशियो लिखते भी नहीं, वो लोग डायरेक्ट ऐसा करते हैं, सर जी और आर उल्टा रिलेशन, मतलब अगर आर बढ़ेगा तो जी कम होगा, जी अगर आर कम होगा तो जी बढ़ेगा। यहाँ पे क्या दिया है? इफ द अर्थ सडनली श्रिंक्स टू हाफ ऑफ द प्रेजेंट रेडियस, मतलब रेडियस कम हो गया, श्रिंक हो गया ना, श्रिंक हो गया, रेडियस कम हो गया, कितने से? आधे से। तो जी कम होगा कि बढ़ेगा? अरे सर जी और आर उल्टा रिलेशन है, उल्टा मतलब एक वैल्यू कम तो दूसरा वैल्यू ज्यादा, तो जी बढ़ेगा। जी कितने से बढ़ेगा? डबल से? नहीं सर, आर के स्क्वायर से। मतलब ये 1/2 है ना, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है? 1/4। और रेसिप्रोकल है सर, इनवर्स है, तो 1/2 को उल्टा कर दो और स्क्वायर कर दो, 4/1 काम खत्म, जी बढ़ गया 4 गुना। अरे क्या चुम्मा था यार लॉजिक रे, हेडेक ही नहीं ये सब लॉजिक में, झेप रहे ना तुमको। आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। A 50 kg girl wearing heel shoes balances on a single heel. The heel is circular with a diameter of 1 centimeter. What is the pressure? अब इसको कैसे सॉल्व करने का, ये वाले सॉल्व को? यार प्रेशर का फॉर्मूला होता है भाई, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। तो इसको इज्जत से, प्रेशर का फॉर्मूला इज फोर्स अपॉन एरिया। हाउ मच इज फोर्स? फोर्स तो उस बच्ची का वजन है, अपॉन एरिया। फोर्स कितना है? मास इज 50, जी इज 10, एरिया कितना है? अरे सर क्या कैलकुलेशन है, सर्कल का डायमीटर दिया है, बट और एक चीज, वो जूता पहनी है, जूता एक नहीं होता है, दो होते हैं। तो एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो इट विल बी ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ वन सर्कल। जब कोई हील पहनता है ना, कोई जब लड़की सैंडल पहनती है तो वो, अरे भाई ऐसा सैंडल नहीं दिखता, क्या गान किया मैंने, सॉरी, बहुत खराब है मेरा आर्टिस्टिक एबिलिटीज। ऐसा एक जूता ऐसा है, ऐसा, दूसरा जूता भी ऐसा। तो दोनों जूते का अगर आप एरिया देखोगे तो ऑब्वियसली एक जूते के एरिया का डबल करना पड़ेगा। नाउ इट इज 2 इंटू एरिया, बट एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? या तो पाई आर स्क्वायर होता है, नहीं तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 होता है। बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता कि पाई डी स्क्वायर कैसे आ गया। अरे यार एरिया इज पाई आर स्क्वायर विच इज पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, बट रेडियस कितना होता है? डायमीटर का आधे का स्क्वायर, वही ना। और अगर स्क्वायर कर दोगे तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। तो इधर पे डालता हूँ, तो प्रेशर इज फोर्स विच इज इक्वल टू, ये 50 इंटू 10 इज 500 अपॉन 2 इंटू एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई इंटू डी स्क्वायर बाय 4। डी कितना है? 1 सेंटीमीटर। अगर आप नोटिस करोगे तो डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर, मीटर में कितना होता है? 10⁻²। वन स्मॉल यूनिट इज अ पार्ट ऑफ बिग यूनिट। तो पाई इंटू डायमीटर का स्क्वायर बाय 4। डायमीटर कितना है? 10⁻² का स्क्वायर। झेपा क्या रहे? झेपा क्या? पाई डी स्क्वायर बाय 4, तो डायमीटर इज 10⁻4, ऊपर चला जाएगा ऑब्वियसली। तो प्रेशर इज 5×4 = 20 और दो जीरो एज इट इज, नीचे 2 इंटू पाई की वैल्यू तो सबको पता है 3.14 इंटू 10⁻⁻4। झेपा सबको? आई होप सबको यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट कैलकुलेशन क्या होगा? इसको डिवाइड कर दो, 1000 बाई 3.14 इंटू 10⁻⁴ ऊपर भेजो, तो 10⁻+4 हो जाएगा। तो प्रेशर इक्वल टू 1000 इंटू 10⁻+4 अपन नीचे 3.14। डू द कैलकुलेशन, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A force of 10 Newton displaces an object by 10 meter if the work done is 50 joule, then the direction of force making energy is how much? अरे भैया वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। वर्क कितना है? 50 जूल। फोर्स कितना है? 10। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 इंटू कॉस ऑफ थीटा। 10 10 जा 100, 100 उधर भेजो, 50/100 वो होता है 1/2। कॉस ऑफ विच एंगल इज 1/2? आपके सामने आंसर है 24। A sound source of the frequency this much is moving towards an observer। अब सोर्स हिल रहा है, सोर्स हिल रहा है, इधर पे क्या आएगा फॉर्मूला? अब देखो फॉर्मूला, n डैश इज इक्वल्स टू V प्लस वी ओ अपॉन V प्लस और माइनस वी एस इंटू एन।
ऑब्जर्वर रुक रहा है कि हिल रहा है रे? बिकॉज ऊपर आपको पता है, ऊपर ऑब्जर्वर आता है, नीचे सोर्स आता है। इधर बताओ ऑब्जर्वर रुका है कि हिल रहा है? ऑब्जर्वर का तो स्पीड नहीं दिया, तो ऑब्जर्वर रुका हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे ऑब्जर्वर नहीं आएगा, ठीक है। ऑब्जर्वर रुका हुआ है तो वी ऑफ ऑब्जर्वर इज जीरो, तो ऊपर के में क्या आएगा? सिर्फ साउंड का स्पीड आएगा, सिर्फ साउंड का स्पीड। ओके, नीचे क्या आएगा अब आप बताओ? टूवर्ड्स है कि अवे? टूवर्ड्स। टूवर्ड्स में फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए। आंसर बढ़ता कब है? मैथमेटिक्स का सवाल है बच्चों, मैथमेटिक्स का सवाल है। आंसर बड़ा कब आएगा? जब डिनोमिनेटर छोटा आएगा कि बड़ा आएगा, बताओ, ये बताओ। आंसर बड़ा कब आता है? जब डिनोमिनेटर, जब नीचे का नंबर है, बड़ा रहता है कि छोटा रहता है? आंसर इज छोटा। डिनोमिनेटर जितना आपका छोटा आएगा उतना आंसर आपका बड़ा आएगा, तो डिनोमिनेटर छोटा कैसे होगा? माइनस आके। ये फॉर्मूला है, तो एन डैश इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड विच इज 330 अपॉन, नीचे क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 330 माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, सोर्स कितना है? 30, इंटू एन कितना? 500। तो इट इज 330 बाय 330 माइनस 30 इज 300 इंटू 500। एक जीरो एक जीरो गया, एक जीरो एक जीरो गया, क्या बचा? 33/3 इंटू 50, 11 इंटू 50 आ गया आंसर। नेक्स्ट 25, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया? ए भाई बता रहे हैं, ये क्या होता है? फ्लक्स बाय एरिया क्या होता है? अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। मैंने आपको फ्लक्स सिखाया था। फैराडे ने बोला फ्लक्स का फॉर्मूला इज ई बार डॉट डी एस बार, अगर स्मॉल फ्लक्स है तो ई बार का क्या आएगा? अगर मैग्नीट्यूड देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? डी फाइव बाई डी एस। व्हाट इज फाइव फ्लक्स? डी एस इज एरिया वेक्टर या फिर एरिया। अब यहाँ पे मैंने आपको 25 एमसीक्यूज का आंसर दे दिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्या है, इसमें मैग्नेटिक इंडक्शन है, इलेक्ट्रिक इंडक्शन बोल सकते हैं, फ्लक्स डेंसिटी बोल सकते हैं। मैग्नेटिक तो नहीं है ये, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी नहीं है, ठीक है। ये एक चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग को। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो पोटेंशियल तो नहीं होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन भी नहीं होता है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर रहना चाहिए। चलो आगे। मैंने आपको 25 तक बता दिया, बाकी के 25 नेक्स्ट वीडियो में दूंगा या दूंगा ही नहीं, डिपेंड ऑन माई मूड, ठीक है। तो चलो एंड करते हैं, टाटा बाय बाय। आई होप आप लोग रात को बैठ के वीडियो अच्छे से देखोगे एंड नेक्स्ट डे का आप लोग टेस्ट अच्छे से दोगे। बाय बाय।